इस एनालिसिस में मैं ब्लिंक टॉयज का पूरा ब्रेकडाउन करूंगा, जिसमें फिल्म के प्लॉट डिटेल्स, इसकी एंडिंग और इसके पहलू शामिल होंगे। इस वीडियो में स्पॉयलर्स भी होंगे। शुरू करने से पहले अगर आप ब्लिंक टॉयज जैसी फिल्मों पर अपडेट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्लिंक टॉयज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में डूबते हैं। जो क्राविड ने ब्लिंक टॉयज के साथ अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की। यह एक ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर और रिवेंज स्टोरी है जो पावर एब्यूज और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे गहरे और संवेदनशील मुद्दों को छूती है। क्राविड ने इस स्क्रिप्ट को 2017 में लिखना शुरू किया था, जब जेफरी एस्टन और कई हॉलीवुड हस्तियों पर एब्यूज के आरोप आ रहे थे। ब्लिंक टॉयज में हिंसा का अहम पहलू है, लेकिन इसे एक फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, जिससे यह कहानी और प्रभावी बन जाती है। फिल्म के अंत तक यह कई एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हुए एक सशक्त संदेश देती है और संवेदनशील विषयों को बेहद सावधानी से हैंडल करती है। फिल्म की कहानी दो बेस्ट फ्रेंड और रूममेट्स, फ्रीडा जो एक टैलेंटेड नेल आर्टिस्ट है और जेस के इर्द गिर्द घूमती है। उन्हें अरबपति स्टेलर किंग के लिए आलीशान फंड रेजिंग गाला में केटरिंग की जॉब मिलती है। फिल्म की शुरुआत स्लेटर के एक रहस्यमय स्कैंडल की सार्वजनिक माफी मांगने से होती है। वह दावा करता है कि उसने थेरेपी ली है और अपने CEO रोल से हटकर अपने कार्यों पर विचार करने के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर रिट्रीट किया है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, यह दर्शकों को कई रहस्य और गहरे ट्विस्ट्स में जोड़ती जाती है। गाला के दौरान फ्रीडा और जेस अपने लुक्स से सबको इम्प्रेस करते हुए मेहमानों की तरह इवेंट्स में घुस जाते हैं। वहाँ के कुख्यात स्लेटर से मिलती है, जिस पर फ्रीडा का क्रश है। दोनों को स्लेटर के एलीट सर्कल के साथ घुलने मिलने का मौका मिलता है। जश्न से भरी उस रात के बाद स्लेटर और उसके दोस्तों के प्राइवेट आइलैंड पर शामिल होने का निमंत्रण मिलता है। फ्रीडा और जेस इस निमंत्रण को उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं और जल्दी ही खुद को कुछ और मेहमानों के साथ एक ऐसी दुनिया में पाती हैं जहां ड्रग्स, अल्कोहल और हर तरह की सीमाओं को पार किया जा रहा है। स्लेटर का परिवेश इस आइलैंड पर हो रहे शोषण में गहराई से शामिल है। वहाँ महिलाओं में फ्रीडा, जेस, सारा, कैमिला और हीदर शामिल हैं। उन्हें भव्य सुविधाएं दी जाती हैं। सभी के लिए मैचिंग सफेद आउटफिट्स और डेजाइरा नाम का सिग्नेचर परफ्यूम दिया जाता है, जिसे आइलैंड के खूबसूरत बैगनी फूलों से प्रेरित होकर बनाया गया था। ट्रिप की शुरुआत में हर किसी से उनके मोबाइल फोन स्लेटर की असिस्टेंट स्टेसी के पास जमा करवा दिया जाता है। स्टेसी को अक्सर आइलैंड के लॉन में खाली लाल बैग गिराते हुए देखा जाता था, जिसका मकसद बाद में पता चलता है। हर दिन स्लेटर के मेहमान शैंपेन पीते हैं, पूल के पास आराम करते हैं, भव्य भोजन का आनंद लेते हैं और साइकेडेलिक्स का अनुभव करते हैं। पहली नज़र में आइलैंड पर सबसे बड़ा खतरा घास में छुपे जहरीले सांपों से नजर आता है, लेकिन फ्रीडा जल्द ही कुछ अजीब घटनाओं को नोटिस करना शुरू कर देती है। टेसी और उन लाल बैग की रहस्यमय गतिविधियों के अलावा वह आइलैंड के एक ग्राउंड कीपर से मिलती है, जो सांपों को मारता है और उसे बार बार रेड रैबिट कहकर बुलाता है। इन सब अजीब घटनाओं के पीछे क्या छुपा है, यह कहानी के रहस्य को और गहराई में ले जाता है। फ्रीडा को धीरे धीरे अपने नाखूनों के नीचे गंदगी और अपने कपड़ों पर एक दाग का एहसास होता है, जो बाद में अचानक गायब हो जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, आइलैंड पर उनकी ट्रिप एक बुरे सपने में बदलने लगती है। सब कुछ तब शुरू होता है जब जेस को आइलैंड के एक सांप ने काट लिया। स्लेटर और उसकी टीम उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जेस का व्यवहार अजीब हो जाता है। अगले दिन जेस घबरा जाती है और फ्रीडा से जोर देकर कहती है कि यह ट्रिप वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। फ्रीडा शुरुआत में उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देती है, यह कहते हुए कि आखिरकार स्लेटर ने उसे नोटिस किया और वह इस एहसास का आनंद ले रही है कि अब उसे अनदेखा नहीं किया जा रहा। लेकिन आइलैंड पर बनी झोपड़ियों की पड़ताल करते समय फ्रीडा एक बार फिर रेड रैबिट हाउसकीपर से टकराती है। हाउसकीपर हमेशा की तरह उसे रेड रैबिट कहकर बुलाता है। फ्रीडा एक शेल्फ पर रखे लाल बैग्स के ढेर को देखती है, बिल्कुल वैसे ही बैग्स जिन्हें उसने पहले स्टेसी को फेंकते हुए देखा था। जैसे ही फ्रीडा उन बैग्स को देखने की कोशिश करती है, हाउसकीपर उसे रोकता है और उसे एक अजीब सा हरा पेय चखने के लिए देता है। फ्रीडा को उस ड्रिंक का स्वाद बेहद खराब लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि वह पेय दरअसल में उन सांपों का जहर से बना होता है, जिन्हें आइलैंड पर मारा जा रहा है। फ्रीडा जैसे ही हरा पेय पीती है, उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। उसे याद आता है उसकी दोस्त जेस गायब हो गई है और सांप के काटने की घटना के बाद से उसने जेस को देखा ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि आइलैंड पर मौजूद बाकी लड़कियां जेस के बारे में बात करना तो दूर, ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे जेस कभी वहां थी ही नहीं। इसके साथ ही फ्रीडा के दबे हुए डरावने अनुभव उसकी यादों में ताजा होने लगते हैं।
यह समझ आता है स्लेटर की परफ्यूम जिसे उनके आइलैंड पर आने पर इस्तेमाल कराया गया था उनके दिमाग को मस्तिष्क धुंध माइंड इरेजिंग में डाल देती है। लेकिन सांप के जहर का प्रभाव इस परफ्यूम के असर को पलट देता है, जिससे फ्रीडा को उन घटनाओं की सटीक झलकियां याद आने लगती हैं। इनमें जेस की हत्या की यादें भी शामिल हैं, जिसे तब मारा गया था जब सांप के जहर के कारण उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। लेकिन जेस की मौत से परे फ्रीडा की यादें और भी गहरी और खौफनाक हो गईं। फ्रीडा को याद आता कि आइलैंड पर आने के बाद से हर रात स्लेटर और उसकी टीम लड़कियों को ड्रग्स देती है, जिसके बाद उन्हें सफेद गाउन पहनकर खेतों में दौड़ाया जाता है। अगली सुबह लड़कियां बिना किसी याद के उठती हैं कि रात को उनके साथ क्या हुआ। हालांकि सांप का जहर जो फ्रीडा ने पी लिया था इन ड्रग्स के असर को खत्म कर देता है। इससे उनकी चेतना में खौफनाक घटनाओं की झलकियां आने लगती हैं। फ्लैशबैक में फ्रीडा देखती है कि इन रातों में महिलाओं और एक युवा लड़के लुकास को बार बार यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इस खुलासे से फ्रीडा का डर और भी गहरा हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह और अन्य लड़कियां किस भयानक साजिश का हिस्सा थी। उसे याद आता है कि लेकिन उस परफ्यूम की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। फ्रीडा देखती है कि स्लेटर और उसके साथी जेस की हत्या कर देते हैं क्योंकि सांप के काटने से जेस को सच्चाई का एहसास हो गया था। इसके साथ ही फ्रीडा को लाल गिफ्ट बैग्स का रहस्य भी समझ आता है। आइलैंड पर कार्ल मैक्विन के थेरेपिस्ट रिच की संक्षिप्त उपस्थिति के दौरान यह खुलासा होता है कि हर मेहमान एक लाल बैग लेकर जाता है जिसमें डेसिडेरा परफ्यूम होता है। यह परफ्यूम यादों को मिटाने के लिए एक भयावह उपकरण था जिससे मेहमानों को सच याद न रहे। फ्रीडा अपनी डिस्कवरी को अन्य महिला मेहमान सारा, जो कि एक सर्वाइवल शो की वेटरन है, के साथ साझा करती है। भले इस सारा को जेस की कोई याद नहीं, लेकिन वह फ्रीडा पर भरोसा करके हरे जहर का स्वाद लेती है। जैसे इस सारा की यादें वापस आती हैं, दोनों महिलाएं एकजुट हो जाती हैं और स्लेटर के ड्रग के प्रभाव में होने का नाटक करती हैं। वे एक आइडिया लगाते हैं कि आइलैंड पर बाकी महिलाओं को भी सच का एहसास कराया जाए। इसके लिए वे हरे जहर को टकीला के साथ मिलाकर पूल साइड शॉट ग्लास में सर्व करने का फैसला करती हैं। जब यह शॉट सर्व किए जाते हैं, यहाँ तक कि स्लेटर की वफादार सहायक स्टेसी भी, जो हमेशा उसे खुश करने में व्यस्त रहती है, इसे पी लेती है। जैसे जैसे यादें वापस आती हैं, बाकी महिलाएं अपने अनुभवों को समझने और गुस्से से भरने लगती हैं। लेकिन स्टेसी का रिएक्शन बाकी लोगों से अलग होता है। वह फ्रीडा को बताती है कि वह अपनी यादों को भूलना ही पसंद करेगी, खुद को इस कहानी की घिनौनी गिस्लिन मैक्सवेल के रूप में पेश करते हुए, जो इन भयानक घटनाओं में पूरी तरह शामिल थी। फ्रीडा अंततः स्टेसी का सामना करती है, उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे मार देती है। इसी दौरान जब बाकी महिलाएं सांप के जहर से बने शॉट्स के प्रभाव में आती हैं, तो वे धीरे धीरे अपनी खोई हुई यादों को जोड़ने लगती हैं और समझ पाती हैं कि उनके साथ क्या हुआ। हमें पता चलता है कि पुरुष एक फिशिंग ट्रिप पर गए हुए हैं और इसी दौरान फ्रीडा बाकी महिलाओं को हरे जहर का सेवन करने के लिए मनाती है। यह मौका देखकर वह स्लेटर की मेंशन में घुस जाती है ताकि उन फोन को वापस पा सके जो उन्होंने आइलैंड पर पहुंचते ही सरेंडर कर दिए थे। लेकिन वहां उसे फोन के बजाय एक बॉक्स मिलता है जिसमें पोलराइड तस्वीरें होती हैं। ये तस्वीरें उन सभी महिलाओं की थीं जिन्हें उस आइलैंड पर लाया गया था। एक फोटोग्राफर ने ट्रिप के दौरान उनके हर एक पल को कैमरे में कैद किया था। ये तस्वीरें फ्रीडा को उसकी भयावह कहानी की गहराई को समझने में मदद करती है। हालांकि उसके पास समय बहुत कम है क्योंकि स्लेटर जल्दी ही वापस आ जाता है। बाद में खुलासा होता है कि इन तस्वीरों में से एक का कनेक्शन उस हाउसकीपर के रेड रैबिट कहने के बार बार संदर्भ से है। फिल्म के लास्ट लेसन की शुरुआत एक डिनर सीन से होती है। फ्रीडा और सारा अभी भी नाटक कर रही होती है कि उन्हें कुछ याद नहीं और वे इस ट्रिप का आनंद ले रही हैं। इस दौरान सारा एक प्रभावशाली स्पीच देती है जिसमें वह बताती है कि कैसे महिलाओं को अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जबकि असलियत में उन्हें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। सारा की बातों के कुछ समय बाद सांप का जहर बाकी महिलाओं पर भी असर दिखाना शुरू कर देता है। यह उन्हें उन दर्दनाक यादों से रूबरू कराता है जिन्हें वे भूल चुकी थी। जैसे जैसे महिलाओं की सच्चाई सामने आती है, उनके भीतर गुस्से और बदले की भावना जन्म लेने लगती है। अब जब फ्रीडा को पूरी सच्चाई का एहसास हो जाता है तो उनके और स्लेटर के आदमियों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। महिलाएं अपने हमलावरों का डटकर सामना करती हैं, जिससे कई क्रूर मुठभेड़ों का सामना होता है। इस उथल पुथल के बीच फ्रीडा को एक भयावह फ्लैशबैक का सामना होता है जिसमें वह अपनी एक पुरानी पोलराइड तस्वीर देखती है जिसमें वह लंबे बालों और लाल खरगोशों से सजे नाखूनों के साथ दिख रही है। यह उसकी वर्तमान नीले कैंट नाखूनों के बिल्कुल विपरीत है। फ्रीडा अपने नाखूनों को जानवरों के डिजाइन से सजाती है, उन्हें वह प्यारी सी उपनाम एनर्स देती है। उसे यह एहसास होता है कि हाउसकीपर उसे रेड रैबिट
इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने उसे आखिरी बार उन लाल खरगोश नाखूनों के साथ देखा था। इस एहसास के साथ वह अपने अतीत के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने लगती है और यह समझ जाती है कि द्वीप पर यह उसका पहला यौन शोषण नहीं था। फिल्म के दौरान कुछ हल्के हल्के संकेत मिलते हैं कि जैसे स्लेटर के साथ यादों को दबाने पर बातचीत, उसकी बाईं आंख पर बना निशान, इस्तेमाल की हुई लाल लिपस्टिक और विक की गुम उंगली। फ्लैशबैक में यह सामने आता है कि उसने सच में वह लिपस्टिक इस्तेमाल की थी। स्लेटर ने उसका सिर एक चट्टान से मारा था और उसने विक की उंगली काट डाली थी। इन यादों के संग्रह से फ्रेडा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह बदला लेने की कसम खा लेती है। सारा के साथ वह सामने आकर बाकी बचे हुए आदमियों का सफाया करती है। जब स्लेटर अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है, वह कैमिला को बेरहमी से मार डालता है और आखिरकार फ्रेडा को बाहर बांध देता है। इस बीच सारा अपने बॉयफ्रेंड कोडी और स्लेटर के प्रशिक्षु लुकास को खत्म कर देती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि लुकास भी नशे में था और उसे पिछले घटनाओं की कोई याद नहीं थी। वह बार बार कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। यह सुझाव देता है कि वह भी यहाँ एक शिकार हो सकता है। यह समझ में आता है क्योंकि स्लेटर ने उसे अपने पास रखा था। वह एकमात्र पुरुष था जिसे नशा किया गया था, लेकिन अब लुकास और लगभग सभी लोग मर चुके थे। स्लेटर आखिरकार सारा को फंसा लेता है और उसे एक बर्बर वार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन फिर एक मोड़ आता है। स्लेटर अचानक अपनी याददाश्त खो देता है। दरअसल फ्रेडा ने चतुराई से उसके वेब में परफ्यूम मिला दिया था और वह समय बिता रही थी ताकि इसके प्रभाव का असर दिखे। जैसे ही स्लेटर गिरता है, सारा फ्रेडा से पूछती है, क्या तुम बिल्कुल यकीन करती हो कि तुम जो कर रही हो वह सही है? और तब फ्रेडा संपत्ति को आग लगा देती है तो उसकी असली मंशा सामने आने लगती है कि वह घटना को अधिकारियों के पास रिपोर्ट करने के बजाय कुछ और ही करने वाली थी। वह अपने हाथों में सब कुछ लेने का निर्णय लेती है और अंतिम सीन में, जो कि उद्घाटन पार्टी जैसा एक गाला है, हमें यह पता चलता है कि फ्रेडा अब स्लेटर से शादी कर चुकी है और उसकी कंपनी किंग टेक की CEO बन गई है। उसने स्लेटर द्वारा की गई जघन्य हरकतों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब वह सशक्त स्थिति में है। एल के थेरेपिस्ट रिच को यह जानकर झटका लगता है कि न केवल उसे फ्रेडा याद करती है, बल्कि उसे द्वीप पर घटित हुई हर एक घटना की जानकारी है। अब फ्रेडा ने स्लेटर की दौलत और उसकी यादों पर अपने कब्जे कर लिए हैं और वह रिच को यह साफ कर देती कि वह जानती है कि वह कौन है और उसने क्या किया है। हालांकि यह पारंपरिक न्याय नहीं हो सकता, लेकिन यह सुनिश्चित रूप से प्रतिशोध का एक रूप है और स्लेटर के शब्दों को घुमाकर कहती है कि अब माफी के लिए कोई जगह नहीं है और बोलने की प्रक्रिया को आशीर्वाद की बजाय एक सांप के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार ब्लिंक टॉयज का अंत उन सामान्य समाधानों को नकारता है जो इस तरह की शक्ति के दुरुपयोग की कहानियों में आमतौर पर देखे जाते हैं। यह मेरी ब्रेकडाउन और विश्लेषण था। अगर आप ब्लिंक टॉयज जैसे अपकमिंग फिल्म्स पर और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें।